ऑल टुगेदर सभी ओम बोलेंगे। ओंकारम् इन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हाथों को मिलाएं, अपने गुरु अपने माता पिता को नमन करें, करब करें, हाथों को आंखों पे लगाएं, धीरे से आके करो। सभी को हंसते हुए नमस्ते। तो हम सिनॉप्सिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे पिछली काफी क्लासेस से, तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद दो तीन चीजें रह जाएंगी इम्पोर्टेंट हमारी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पॉपुलेशन, सैंपल साइज, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, डेटा कलेक्शन, ठीक है, और साइंटिफिकली राइटिंग कैसे की जाती है, आज हम उस चीज को हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, कैसे प्रैक्टिकली हम उसको लिखेंगे। और आने वाली क्लासेस में आपको क्या क्या सिखाना है कि संस्कृत को मॉडर्न तरीके से हम कैसे लिखें जिससे ज्यादा इफेक्टिव रहे। कि एक मॉडर्न पैरामीटर है संस्कृत को लिखने का, शायद आप लोगों को नहीं पता है, कि वो चीज आपको हम सिखाएंगे कि इंग्लिश वाली संस्कृत को हम कैसे लिखें, कि संस्कृत को इंग्लिश में जो लिखी हुई मिलती है ना, वो वर्डिंग हम कैसे लिखें। और दो तीन चीजें और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताऊंगा, ठीक है। तो अपना क्लासेज में कंटिन्यू रहेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो आज हम सिनोप्सिस के बारे में पढ़ रहे थे। सिनोप्सिस का मतलब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कि आगे की जो प्लानिंग है हमारी रिसर्च की प्लानिंग को ही हम सिनोप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब सिनोप्सिस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हमें उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अभी आप सभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। तो लास्ट टाइम हमने, एक बार 1 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाता हूँ, कि ये जो सिनोप्सिस के जो स्टेप्स हैं, ये रहा टाइटल, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एंशिएंट रिव्यू, साइंटिफिक रिव्यू, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, एम एंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ चुका है। मेथड्स में आज हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, असेसमेंट, डिजाइन, इंटरवेंशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस। बहुत लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पे। डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कौन सा टेस्ट यूज करें, क्या वो जरूरी है सिनोप्सिस के लिए, वो आज हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रेफरेंसिंग स्टाइल, ठीक है, किस तरीके से हम उसको रेफरेंस करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी हम करके दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आज हम पार्टिसिपेंट से शुरू करते हैं कि आपको क्लियर वर्डों में लिखना होगा कि आपकी जो सैंपल साइज आपका कितना होने वाला है, ठीक है। n इज इक्वल टू टोटल n आपका, यानी कि जो दोनों के दोनों जो ग्रुप आपने लिए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, जितने भी आपके ग्रुप हैं, उनका टोटल जितना होता है उसको सैंपल साइज कहते हैं। मान लो कि टोटल 100 लोग हैं, ठीक है, सॉरी मेरे से माउस ठीक से चलता नहीं है, 100 हो गया, और 100 में जो है 50 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लिए हैं आपने, और 50 कंट्रोल ग्रुप में लिए हैं। तो यानी कि
टोटल सैंपल साइज आपका हो गया 100, उसमें 50 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 50 कंट्रोल ग्रुप है। ओके, तो एज रेंज आप कैसे मेंशन करोगे? मान लो कि आप लोग काम करना चाहते हो, एज ग्रुप आपका है 20 ईयर से लेकर के 30 एज ग्रुप तक का, ठीक है? तो आप डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे सिंपल वर्डों में लिख सकते हैं। इसके साइंटिफिकली लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जितना सिंपल लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको एज ग्रुप जो है क्लियर मेंशन करना है, और अगर आपको स्पेसिफिक जेंडर है मेल या फीमेल, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है अलग से कि कौन सा जेंडर है आपका, ठीक है? अगर उस कंडीशन में भी, इसमें भी बहुत सारे रूल्स लगते हैं, वो मैरिड है या अनमैरिड है या दोनों हैं, ठीक है? वो हाउस वाइफ है या वर्किंग है, ठीक है? वर्किंग है तो कैसा वर्किंग है? अगर इस तरीके के बहुत सारे केसेस बनेंगे जब आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है? तो उन सब चीजों को हमें यहाँ पे, इसमें हमें मेंशन यहाँ पे करना है। सोर्स ऑफ सब्जेक्ट, इसमें क्या आता है सोर्स ऑफ सब्जेक्ट में? इसका मतलब, सोर्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब कि आपको जो, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन पे आपको करना है, मान लो आपको गायत्री मंत्र पे करना है, तो वो पार्टिसिपेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? क्या बोला मैंने? सोर्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब पार्टिसिपेंट्स, आंसर करें, पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे। कहाँ से उनका मिलेंगे? सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? तो क्या होना चाहिए? जहां से आप ढूंढोगे, आपका हॉस्पिटल से आप ले रहे हो, स्कूल से आप ले रहे हो, यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हो, जहां से भी आप ले रहे हो सोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, या सोसाइटी में जाकर के आप कलेक्ट कर रहे हो, तो वो सोर्स आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, लास्ट टाइम आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो भी गलत था, तो हैंड रेज करें। किन लोगों को क्लियर है कि इंक्लूजन का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? खाली हैंड रेज करें, मैं देखना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी, पूजा जी, पूनम जी, विक्रम जी, राहुल जी, जीवनेकर जी, दो लोगों का नहीं हैंड उठा, निगम जी का और सुखदा पूर्णिका जी का। जी, जीवनेरिका होलिस्टिक जी आप बताइए, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी है ये, सिनोप्सिस में 100% आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर ये चीज। जी बताइए। जीवन रेखा होलिस्टिक हीलर एंड फिटनेस कोच, नहीं बता रही है? हाँ जी। आपके बैकग्राउंड से ज्यादा साउंड आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो विक्रम जी आप बताइए, इंक्लूजन का क्या मतलब, एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? कम ऑन, ठीक है? पूजा जी आप बताइए, इंक्लूजन का क्या मतलब, एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? सर, इंक्लूजन का क्राइटेरिया होता है कि हमको अपने रिसर्च का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उसमें हमें क्या क्या इन्वॉल्व करना है, ठीक है, यानी उस चीज को ही लेके आगे बढ़ना। और एक्सक्लूजन होता है कि इस चीज को हमको अवॉइड करना है, किस चीज को बाहर ही रखना है। तो इसका टॉपिक के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं कि क्या क्या अंदर रखना है, क्या क्या हमें हेल्प करेगी हमारे रिसर्च में, और एक्सक्लूज करते हैं हम जिनकी हमें नीड नहीं है, जो हमारे लिए बैरियर का काम करेंगे, वो एक्सक्लूजन में आएंगे। एग्जाम्पल दीजिए पूजा जी, आप अपने रिसर्च का चाहे एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ADHD चिल्ड्रंस को लिया, तो इंक्लूजन में अगर मैंने टाइटल लिया है कि मैं 10 से 15 साल के बच्चों को ही मेरे को रिसर्च करना है, तो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा कि 10 to 15 के बिलो और एबो हम नहीं लेंगे, उसके मिडिल में ही लेंगे। प्लस मैं चिल्ड्रन पे ले रही हूँ तो मुझे चिल्ड्रन को ही इंक्लूजन में देखना है,
एडल्ट्स को हम नहीं डालेंगे। उसमें भी ADHD मैंने अगर कंपाइल किया हुआ है तो और कोई डिजीज नहीं देखना है मुझे, वो प्योरली ADHD के चिल्ड्रंस होने चाहिए जो कि 10 से 15 के ग्रुप में होना चाहिए, और उन और इसी टाइप के होंगे सर। ठीक है, और कोई कुछ कोई लाइन ऐड करना चाहेगा एनीवन? इंक्लूजन सर एंड मैं एक्सक्लूजन एक छोटा सा वर्ड ऐड करना चाहूंगी सर इसमें, कि हम जो जी बताइए। रिसर्च के लिए सैंपल चुनेंगे उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया लगाएंगे। हम जो सैंपल चुनेंगे, हम जिन लोगों पे रिसर्च करने वाले हैं, तो हम किन लोगों को लेंगे, तो उनके लिए क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं कि उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनका जेंडर क्या होगा, उनको कोई पहले से बीमारी है या नहीं है, या हम वो कहाँ से लेंगे, या वो हमारा इंक्लूजन होगा और एक्सक्लूजन जो हम नहीं लेंगे। सपोज मुझे बीपी वाले नहीं लेने, मुझे अबाव 50 नहीं लेने, मुझे मेल नहीं लेने हैं, तो वो सब मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा रिसर्च सैंपल के लिए जो होगा। हाँ, आपने बाकी अच्छा बताया, एक छोटी सी लाइन गलत बता दी। जो आपने बताया कि कैसे हम लेंगे, उसको सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं, दैट इज सैम्पलिंग मेथड। इसके अलावा ओके बाकी सर। आपने सारे पॉइंट सही बोले हैं, बीपी वाले, बीमारी वाले, वो बिल्कुल सही है, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आएंगे। लेकिन ओके सर। किस मेथड से आप उन सैंपल को ले रहे हो, दैट इज सैम्पलिंग मेथड, नॉट इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ओके सर। ओके, थैंक अब यू सर। सैम्पलिंग मेथड आपको पता होगा, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हमने पढ़ रहे हैं कि वहां पे ये चीज आएंगी कि आप कौन से सैम्पलिंग मेथड से आप करोगे। तब जी सैम्पलिंग सर, मेथड कितने प्रकार के होते हैं? वो रैंडम स्नोबॉल जो होगा वो सब सैम्पलिंग वेरी मेथड्स। गुड, वेरी गुड। रैंडम स्नोबॉल नहीं, मेन बताओ, आप अंदर के बता दिया, मेन दो प्रकार के सैम्पलिंग मेथड होते प्रोबेबिलिटी और नॉन हैं। प्रोबेबिलिटी। वेरी नाइस। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आप प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्यों बोलते हैं? इक्वल बाकी चांस ऑफ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। वेरी गुड, इक्वल चांस, एनीवन कैन बी सिलेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में भी 9 लोग हैं, तो 9 में से मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ बिना किसी रैंडमली, रोल नंबर 8, रोल नंबर 7, कोई भी आ सकता है बिना किसी पक्षपात के। जहाँ पे कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होता, उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है? रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, यानी कि जो चीजें हैं ये जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इसमें आती है, ये सारे के सारे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे पार्टिसिपेंट्स में, आप वो मेंशन करोगे, मैंने छूट गया था। सैम्पलिंग मेथड आप यहाँ पे यूज करोगे। ओके, आप लोगों ने डिसाइड किया होगा। सबसे ज्यादा जो बेस्ट, जो जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो सैम्पलिंग मेथड, कोई मुझे बताएगा कौन सा होता है सबसे ज्यादा, जिसको स्कोरिंग मिलती है, वैल्यू मिलती है सबसे ज्यादा? एनीवन कैन गेस? पर्पजिंग सैम्पलिंग सर, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है जो। नॉन प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम वैल्यू हो गई, क्योंकि उसमें तो बायसनेस हो गया। स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड। वेरी गुड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। और इसके बाद तो जनरली जो स्ट्रेटिफाइड बहुत डिफिकल्ट होता है करना, कहना बहुत आसान है कि मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज कर लूंगी, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल जब लाइफ में उतरते हैं तो नहीं कर पाते उसको। तो उसके बाद जो नंबर आता है RCT, आपने सुना होगा कि जितनी भी स्टडीज होती है उसमें RCT जो स्टडी होती है, RCT मतलब कि रैंडम कंट्रोल ट्रायल, रैंडमली जो चीजों को लिया गया है, रैंडमली लोगों का सिलेक्शन किया गया है, रैंडमली ये लोग कंट्रोल में गए, रैंडमली ये लोग एक्सपेरिमेंटल में गए, उनको देख के किया गया RCT जो स्टडीज होती है, उसको सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस में, रिसर्च में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है RCT स्टडीज को, ध्यान रखेंगे। तो आप भी कोशिश करना अपने स्टडी को RCT करने की। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं थोपनी है। अगर आपकी कोई स्टडी मान लो कि कई बार पर्पसिव भी लेनी पड़ती है, कन्वेंशनल सैम्पलिंग भी लेनी पड़ती है, आपका डेटा ही इस तरीके का है,
आप मेंटल लोगों के ऊपर काम कर रहे हो तो मेंटल कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बता दिया कि कौन सी ज्यादा यूजफुल है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है स्नोबॉल की अपनी वैल्यू होती है, कोटा सैंपलिंग की अपनी वैल्यू होती है, सभी सैंपल अपनी अपनी जगह पे यूजफुल होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो आरसीटी स्टडीज होती है। ठीक है, ठीक है। इंक्लूजन में जो चीज हमें चाहिए, ठीक है, वो हम लेंगे। एक्सक्लूजन में जो हमें नहीं चाहिए वो हम नहीं लेंगे। इथिकल कंसिडरेशन मतलब कि क्या होता है कि इथिकल कंसिडरेशन का मतलब कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट की, ठीक है, इसको इथिकल कमेटी होती है। ध्यान कर लीजिए इस चीज को, ये आजकल बहुत ज्यादा चीजें हुई है। पीछे क्या हुआ, ये क्वेश्चन मेरे पीएचडी के पेपर में भी पूछा गया था इथिकल कमेटी का, क्यों इथिकल कमेटी को लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आया 10 नंबर का। तो इसका मतलब क्या है कि पहले की जो जो स्टडी होती थी, जैसे कि मैं आज से 100 साल पहले के जो रिसर्चर की अगर मैं बात बताता हूँ आपको, तो क्या करते थे वो, जैसे कि जो कैदी लोग हैं उन लोगों को पकड़ लेते थे, क्योंकि वो तो कैदी हैं भैया, उम्र कैद है, उनको तो फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब उनके ऊपर चलो भैया एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ ना कुछ काम आ जाएगी, हम उनको मारे काटे, उसका चीरा लगाए, हार्ट निकाले, ब्रेन निकाले, यानी कि बिना किसी इंसानियत के उन लोगों को काट दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज से। ऐसे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। एक दो फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा, बर्फ के पानी के अंदर रिसर्च कर रहे थे कि बर्फ का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस आदमी की वहां पे डेथ हो गई थी। इस तरीके से एनिमल्स के ऊपर भी, एनिमल्स पे एम्स में या हर ऑलमोस्ट एनिमल्स पे सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है, डायरेक्ट ह्यूमंस पे अब नहीं की जाती। रेट के ऊपर की जाती है, ज्यादातर रेट को लिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, उसका ब्रेन ह्यूमन से रिलेटेड होता है, इस तरीके से। लेकिन इथिकल कमेटी का मतलब क्या है? इथिकल कमेटी का मतलब ये होता है कि सबसे हम ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर ये चीज फॉलो की जाती है, क्योंकि आप लोग भी ह्यूमंस के ऊपर करोगे, बच्चों पे करोगे, गर्ल्स पे करोगे, लेडीज पे करोगे, ह्यूमन से सारे सारे। तो आपको इथिकल कमेटी से परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आप कोई अनइथिकल काम तो नहीं करोगे। अब अनइथिकल क्या होता है? अनइथिकल होता है कि किसी के साथ जबरदस्ती करना, दैट इज अनइथिकल। अब मैं बोलूं भैया आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको ये करना ही करना है, नहीं तो आपको ये सजा मिलेगी, आपको मैं पास नहीं करूंगा, मैं कुछ भी आपको बहाना लगाऊं, तो आप लोग मजबूरी में आप रिसर्च में पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया है, मजबूरी में, जबरदस्ती मैंने थोप दिया आपके ऊपर, और मैं आपका टीचर हूं, आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते, तो दैट इज अनइथिकल। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इथिक्स, हाँ पूनम मैम कुछ पूछ रहे हैं? सर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे ऐसा लिखा हुआ होता है नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स, मीन्स वो क्रूएल्टी फ्री ऐसे लिखा हुआ रहता है। मीन जो ह्यूमन राइट्स है, हम जो बोलते हैं एनिमल के भी राइट्स है, तो वो इसलिए लिखा होता है फिर कि हमने एनिमल में यस, टेस्ट नहीं किया है। बिल्कुल सही, उन्होंने टेस्ट नहीं किया, उन्होंने क्लियर बता दिया भैया हमने टेस्ट नहीं किया है, अब ये आपको फायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, उसका मतलब ये है, क्लियरिटी ओके उन्होंने सर। दे दी वहां पे। एक्चुअल में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना आईएसआई मार्क के, उनके नीचे स्मॉल वर्डिंग में लिखा होता है, लाइव बाय के नीचे देखना मिलेगा, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमंस, लेकिन हम लोग बड़ी अच्छे से यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जबकि उनके ऊपर क्लियर लिखा है। तंबाकू के ऊपर पूरा बड़ा बड़ा लिखा है, तंबाकू देखा है ना आपने, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम मिलेगा कैंसर का, उसका मुंह भी छपा मिलेगा। वो उन्होंने अपनी इथिक्स को फॉलो किया, कैंसर की जो कंपनी है उन्होंने इथिकल दिखा दिया, अब ये कैंसर इज नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ, इससे आपको कैंसर होगा,
लेकिन फिर भी लोग खा लेते हैं। अगर वो यूज नहीं करेंगे उस पिक्चर को, दैट इज अनएथिकल। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, इससे अगर कुछ जो आपको नुकसान होने वाले हैं, अगर मैं उस नुकसान को नहीं बताऊंगा, दैट इज अनएथिकल। आप योगा टीचर हो, आपसे बेनिफिट बेनिफिट बताए जा रहे हो, साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं बता रहे हो, दैट इज अनएथिकल। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी करनी है। ह्यूमंस के केस में सबसे ज्यादा हमें इथिकल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स हैं, आईआईटीज हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, अपनी खुद की इथिकल कमेटी होती है। ठीक है, और जिस इंस्टीट्यूट की खुद की इथिकल कमेटी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की इथिकल कमेटी से परमिशन लेता है। मतलब कि इंस्टीट्यूट की है तो उससे लो, इंस्टीट्यूट की नहीं है तो गवर्नमेंट की इथिकल कमेटी से परमिशन लो। अगर उसने पास किया तभी आप रिसर्च कर सकते हो। अगर उसने पास नहीं किया तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारी एक टीचर थे, फोर्सफुली किसी का डेटा लेना चाह रहे थे, किसी स्कूल के बच्चों का। स्कूल की कमेटी से बात किए बिना बच्चों का वेट क्या है, एज ग्रुप क्या है, ये क्या है, बच्चों की डिटेल्स, यानी कि बिना परमिशन के चीजों को लेना, दैट इज अनइथिकल। रिसर्च में ये चीजें नहीं मानी जाती। आपके ऊपर केस किया जा सकता है अगर आपने इथिक्स को फॉलो नहीं किया। कल को जब आप रिसर्च पब्लिश करने जाओगे तो वहां पे पूछा जाएगा कि आपने इस स्कूल में रिसर्च किया तो स्कूल की मैनेजमेंट से आपने परमिशन लिया क्या? अच्छा बोलोगे लिया, दिखाओ। कैसे दिखाओगे? जब आपने लिया होगा तभी तो दिखाओगे। तो हर चीज को पूछा जाता है भैया। ठीक है, रिसर्च के अंदर आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हो किसी को धोखे में रख के। तो ये होता है इथिकल कंसिडरेशन। समझ आया होगा? इसको बोलते हैं IEC। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, IEC नहीं होता, इथिकल कमेटी, कुछ ऐसे समथिंग माइंड से मिस हो गया मुझे। इंडियन इथिकल कमेटी, ओ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, मैं तो जो कमेटी का नाम होता है उसका है, उसको बोलते हैं ये। ठीक है, उससे हमें परमिशन लेनी होती है। इथिकल कमेटी तो मैं श्योर हूँ, EC, इथिकल कमेटी। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे हम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे और इसके अलावा इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सोर्स और इथिकल कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। डिजाइन, ठीक है, डिजाइन को हमने पढ़ा है कि जो डिजाइन होता है हमारा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हमारी स्टडी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। ये पूरा अच्छे तरीके से हम उसमें कितनी बार असेसमेंट लेने वाले हैं, ठीक है, कितने हमारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप में कितने कितने लोग हैं, उन चीजों की क्लैरिटी यहाँ पे दी गई होती है। उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। मेंशन द टाइप ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे मैं आता हूं, मान लेते हैं कि हम कैसे मेंशन करेंगे कि वन ग्रुप रिसर्च डिजाइन, ये हमारे डिसाइड करेगा कि हमारे कितने ग्रुप हैं। आपका 2 ग्रुप है, आप कितनी बार असेसमेंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली जैसे कि आप लोग जो ले रहे हो, आप जनरली आप लोग अभी 2 का ही ले रहे होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक जो है हमारा कंट्रोल ग्रुप, और एक पहले डेटा लोगे और एक बाद में डेटा लोगे। तो आप अपने रिसर्च डिजाइन क्या लिखोगे कि 2 ग्रुप
टू ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन, ये आपका रिसर्च डिजाइन हो गया। इसके अलावा आप तीसरा ग्रुप और रखते हो, आयुर्वेदा ग्रुप, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, वो चीज फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और जितनी बार असेसमेंट लोगे, जनरली आप 2 ही बार ले रहे हो ना, प्री एंड पोस्ट, तो आप प्री पोस्ट लिखोगे। अगर आप 3 बार ले रहे हो 4 बार ले रहे हो तो उसका वो अलग हो जाती हैं चीजें। 2 ग्रुप 3 टाइम असेसमेंट रिसर्च डिजाइन, 2 ग्रुप 4 टाइम रिसर्च असेसमेंट डिजाइन, वो अलग हो जाती है। तो जनरली जो हम यूज करेंगे 2 ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन। ओके, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आप सब लोगों की यही होगी, है ना? या किसी और ने कुछ और अलग अलग प्लान किया आपने से इसके अलावा रिसर्च डिजाइन, आप बता सकते हो? नहीं सर। हाँ, जनरली हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन, उसको आप हाँ पिक्टोरियल मतलब कि उसको आप दिखाओ, ग्राफिकल फॉर्म में दिखाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि रिसर्च डिजाइन, मान लो कि एन हमारा हो गया 100, ठीक है, ठीक है, 100 हो गया हमारा एन। इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ बॉक्स को, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाओ। सॉरी, ये माउस ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बना दो, बॉक्स बना दो, दूसरा और अलग से बॉक्स बना दो। इसको यहाँ पे बोल दो कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ई, ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। अब इसमें हमने 50 लोग ले लिए, ठीक है, ठीक है, इसमें हमने 50 लोग ले लिए। यानी कि इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। कितने दिन की स्टडी करेंगे, इंटरवेंशन कितने दिन की होगी, यहाँ पे लिख देंगे हमारी 4 वीक की इंटरवेंशन है या 3 महीने की इंटरवेंशन है, कि उन चीजों को यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन, ठीक है। या आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं या इतना आप लोगों को समझ आ गया? मुझे ढूंढना पड़ेगा 5-10 मिनट अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो। हाँ ये आ गया, खुल गया, खुल गया। देखिए, आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है ना? यस सर। आप लोग ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये प्रोजेक्ट का है, हमारे अभी जो प्रोजेक्ट वर्क होना है, यहाँ देखो ये रहा, जो मैं आपको चीजें बता रहा था यहाँ से मैंने क्लास में बताया भी था, आप लोगों को याद होगा यही चीज। अरे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि आइडेंटिफाई द टोटल, हम 70 सैंपल लेंगे, ठीक है, 35 लेंगे, 35 हम इंटरवेंशन ग्रुप में लेंगे, 35 कंट्रोल ग्रुप में लेंगे। अब ये 35 इंटरवेंशन ग्रुप वाले क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी, या आप जो भी इंटरवेंशन यहाँ पे गायत्री मंत्र या चांटिंग या जो भी आप देना चाहते हो वहां पे जो थेरेपी इंटरवेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कंट्रोल ग्रुप वाले आपको कुछ नहीं करना या उनको कराना है, जो भी कराना है वो यहाँ पे आप मेंशन करो। तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है ना, चीजें जल्दी क्लियरिटी हो जाती है, इसलिए ग्राफिकल फॉर्म में बोला जाता है। आप देखो इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया कि रैंडम एक्सेस पेशेंट एलिजिबिलिटी, यानी कि टोटल 70 लोगों ने एलिजिबल किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 100 ले लेते हैं, या 70 जो भी लिया इन्होंने, 70 लोगों ने एलिजिबल किया, ठीक है। तो रैंडमाइज हमने 70 तक किया, इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था ये रहा, सॉरी
कि हमारे योगा ग्रुप में 35 लोग हैं, कंट्रोल ग्रुप में 35 लोग हैं। अब इन्होंने कितने दिन योगा किया? 8 वीक तक, या जो भी आपका हो, 1 महीने तक हो, 2 महीने तक हो, 6 महीने तक हो, उसको हमने बताया। 8 महीने तक इन्होंने भी दूसरे वाला किया ट्रीटमेंट, या कुछ भी नहीं कराई कंट्रोल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद में हमने पोस्ट असेसमेंट लिया। पोस्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि मतलब कि बाद में चेक किया, डेटा चेक किया। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्री असेसमेंट लिख सकते हो, बाद में पोस्ट असेसमेंट लिख सकते हो। मतलब कि एक ग्राफिकल फॉर्म में जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो चीज हम क्लियरिटी दे सकते हैं एक छोटे से ग्राफ को बना करके। ज्यादा लाइनें ना लिख करके ग्राफिकल फॉर्म में दिया जा सकती हैं चीजें। अब यहाँ पे थोड़ा और खोल के बता दिया गया कि योगा ग्रुप जो इंटीग्रेटेड योगा प्रोग्राम फॉर 8 वीक्स, असेसमेंट बिफोर, यानी कि पहले असेसमेंट लिया गया और असेसमेंट बाद में लिया गया। यानी कि ये आप जानो, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप जो है अपने रिसर्च डिजाइन को ग्राफिकल फॉर्म में आप कैसे दिखा सकते, अट्रैक्टिव रहता है, वो चीजें दिखा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे क्या कि सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड रैंडमाइजेशन, ये वो है रैंडमाइजेशन मेथड है। सॉरी मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड मत लिखना, यहाँ पे सैंपल साइज है, सैम्पलिंग मेथड यहाँ पर आएगा, रैंडमाइजेशन लिखा है ना यहाँ पे। कैसे आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये डिजाइन के अंतर्गत आती हैं चीजें। तो सैम्पलिंग मेथड आपका इस सेक्शन में आएगा। एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिफरेंट सेशन एंड ग्रुप्स, यानी कि अगर आपके अलग अलग ग्रुप्स है तो उनको अलग अलग तरीके से बताओ कि उन्होंने आपने उनको अलग अलग किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आती है। असेसमेंट, असेसमेंट क्या है कि असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने कैसे एसेस किया डेटा, ठीक है। डेटा को एसेस करना, दैट इज असेसमेंट। कि जो टूल्स हैं, मान लो आप ईईजी ले रहे हो, एचआरवी ले रहे हो, ईसीजी ले रहे हो, ठीक है, या हार्मोन टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, कि आप उसको कैसे एसेस करोगे, कैसे वो आपका डेटा कैसे आएगा। आपका ईईजी ले रहे हो तो आपका ब्रेन वेव्स आएंगी आपके सामने, तो होनी चाहिए अल्फा बीटा थीटा उन ब्रेन वेव्स की। अगर आप ब्लड सैंपलिंग ले रहे हो तो ब्लड सैंपलिंग में सीबीसी टेस्ट है या क्या ले रहे हो, कंप्लीट ब्लड ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, हार्मोन ले रहे हो, ठीक है। उन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोवाइड इक्विपमेंट नेम, अगर आपको इक्विपमेंट नेम का पता हो तो ज्यादा बेटर रहता है। कम से कम आपको टूल का नेम तो जरूर पता होना चाहिए। ये मेक एंड कंट्री इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप ईसीजी लोगे, हार्मोन टेस्ट लोगे, आपको ये जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कैसे डेटा लोगे, ठीक है। असेसमेंट ड्यूरेशन, कितनी देर तक आप लोगे, ठीक है। प्री पोस्ट हमारी स्टडी है, ठीक है भैया। तो मान लो कि नॉर्मल ब्लड सैंपलिंग तो बहुत इजी है भैया, इंजेक्शन लगाओ, ब्लड निकालो और जाके लैब में जाके टेस्ट करो, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब हम बड़े वाले एक्सपेरिमेंटल करते हैं, जैसे ईसीजी कर रहे हैं हमें, और ईसीजी क्या है कि वो हार्ट बीट को बताएगी, कम से कम वो 5 मिनट में तो कभी भी नहीं हो सकती, मिनिमम आपको 10 to 15 मिनट्स देना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम। नहीं तो एवरेज जो टाइम होता है 20 मिनट्स का होता है, इतने तो होना चाहिए। तो कितनी देर आप डेटा लोगे, यानी कि आपका जो सैंपल है वो कितनी देर वहां पर आकर बैठेगा। और इसमें ये जरूरी नहीं होता कि खाली आके बैठ जाना है, उससे पहले की तैयारी और बाद की तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैं आपको ईईजी की बताता हूँ। ईईजी, हम किसी को ईईजी देने वाले हैं, मान लो कि ईईजी का जो टाइम ड्यूरेशन है, हमने 30 मिनट्स का हमने ईईजी ले लिया, ठीक है। 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स में क्या होगा, 5 मिनट बेस लाइन,
मतलब कि 5 मिनट वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब 5 मिनट, फिर वो 10 मिनट तक चांटिंग करेगा, गायत्री मंत्र बोल रहा है। अब 5 और 10 15 मिनट हो गया। अब उसके बाद में वो गायत्री मंत्र स्टॉप कर दिया। अब वो आराम से बैठा हुआ है 15 से 20 मिनट, वो जितना भी आपका टारगेट होगा, यानी कि 20 मिनट तक मान लो वो बैठा हुआ है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, कैलकुलेट करो, टोटल स्टडी कितने का टाइम हो गया, 5, 10 और 20, जल्दी बताओ। 35। 35। लेकिन क्या एक्चुअल में 35 मिनट लगेगी या कुछ और भी लगेगा, बताओ, अपना दिमाग यूज करके बताओ, क्या एक्चुअल में 35 मिनट ही लगेंगी? प्रैक्टिकली आंसर दो, प्रैक्टिकल जीना सीखो आप। नो आंसर, एनीवन? शिवाय जी, पूनम जी, पूजा जी, मीनाक्षी सर जी। गायत्री मंत्र लेना है लोगों का, ऐसे बोल रहे हो ना? मैंने बोला कि आपका पार्टिसिपेंट्स को टोटल कितना टाइम लगेगा आपके ऑफिस में आके, आपके योगा सेंटर में आके आप दे रहे हो उनको, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स का कितना टाइम लगा वहां पे बैठने का? सर फिर वो आएंगे, हम स्टार्ट करेंगे, अगर हमको स्टार्ट की प्रार्थना लेनी है, एंडिंग प्रार्थना लेनी है, वो सब इसमें ऐड होगा सर। अब देखिए, अब मैंने ईईजी का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सबसे इजी था समझाने के लिए। ऐसा तो था नहीं कि आया और आते ही स्टार्ट हो गया। भैया 20 मिनट तो आपको कैप लगाने में लग जाएगी, जेल लगाना पड़ेगा, उसके बाल वॉश करने पड़ेंगे आपको, तो वो भी तो ऐड करोगे ना टाइम। यानी कि वो चीज क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि कैप लगाने में 15 से 20 मिनट लगती है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी, जेल यूज होगा, आपको साबुन भी यूज नहीं कर शैम्पू भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैं तेल लगाता हूँ, बहुत सारे लोग तेल लगाते हैं, तो तेल के ऊपर कभी वो चीज नहीं यूज करते ये जी को, नहीं तो खराब हो जाएंगी, तो ऑयल को हटाना पड़ेगा। तो उन चीजों में टाइम तो कंज्यूम होता है ना। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए, जो स्टडी आप कर रहे हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस डेटा कलेक्शन से पहले की जो तैयारियां हैं, वो चीजें आपको पता हो, बाद की भी तैयारी है, 10 मिनट उनको हटाने में लग जाएगा। तो 35 मिनट्स की तो मेन इंटरवेंशन हमारी देखो 10 मिनट की थी, गायत्री मंत्र, 5 मिनट बेस लाइन, 15 मिनट, 20 मिनट्स पोस्ट इंटरवेंशन, 35 हो गया। लेकिन बेस लाइन से पहले की तैयारी 20 मिनट, 35 प्लस 20 55, और बाद की 10 मिनट, 55 के बाद में 10 जोड़ देंगे, 65 मिनट एक पेशेंट ले गया, एक पेशेंट। और इस बीच में डेटा में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, पूरा डेटा कैंसिल, पूरा डेटा कैंसिल हुआ है भैया, ऐसा बहुतों को होता है, हमारा बहुत हुआ है। सारी मेहनत करो, बाद में बच्चा डर गया, घबरा गया, भैया लाइट ऑन करो, लाइट जल गई, मुझे डर लग रहा है, तो पूरी की पूरे सारा सिस्टम जो तामझाम लगाया सब बेकार। तो आपको हर चीज जैसे पता होना चाहिए कि क्या क्या संकट आ सकते हैं आपको डेटा कलेक्शन करते हुए। अगर ऐसा अगर ऐसा संकट आएगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? अगर ऐसा संकट आएगा, जैसे मैं अपना यहाँ का एक एग्जांपल बताता हूँ, एस व्यासा का। जो हमारे दीपेश्वर सर एक बार टेस्ट कर रहे थे ईईजी का, सुबह सुबह आए हुए थे वो 6 बजे। जनरली ईईजी मॉर्निंग टाइम में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। तो क्या हुआ, ब्रेन वेव्स को चेक करते हैं ईईजी के जरिए, और जो जो पर्सन आया था उसको इपिलिप्सी की शिकायत थी, माइग्रेन का दौरा पड़ गया, और ईईजी चल रहा था उसका। अब सर पूरा हिल गए, क्या करूं? तो मतलब कि लेकिन उनके कांटेक्ट में डॉक्टर्स थे, यहाँ पे पूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स को बुलाया, उसकी ईजी उतारी। तो बाद में यानी कि क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा है, अगर किसी का एकदम से बीपी बढ़ गया तो आप क्या करोगे, बच्चा घबरा गया तो आप क्या करोगे, ठीक है।
तो यानी कि इन चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक लिखना जरूरी नहीं है सिनॉप्सिस में, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो सीधा शॉर्टकट सा सीधा सा आंसर है, शॉर्टकट सा आंसर है कि मैं अपने साथ किसी एक्सपर्ट को रखूंगी या अपने साथ एक डॉक्टर को रखूंगी, सामान्य इंटरव्यू से बचने के लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो, अगर ऐसी चीजें आपके सामने फेस हो तो आप उसको संभाल सको। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ को देख के चलो तो ज्यादा आगे तक अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे हम ये आगे असेसमेंट ड्यूरेशन, मेन ड्यूरेशन हमारी 35 मिनट्स थी, लेकिन उसके अलावा भी टोटल कितनी ड्यूरेशन लिखी होगी जो आप ले रहे हो उसको भी आपको मेंशन करना है। डिस्क्राइब प्रोसीड्यूर ऑफ मेजरमेंट, कि कैसे आप उसको मेजर करोगे, किसी सॉफ्टवेयर से मेजर करोगे। ठीक है, क्या आप डायबिटीज ले रहे हो तो डायबिटीज का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए है, किस टाइम आप मेजर करोगे, किस तरीके से आप मेजर करोगे वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट इट मेजर्स, यानी कि उसकी यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, कि हर्ट्ज में वो बताएगा, वोल्टेज में बताएगा, ठीक है, मिलीमीटर में बताएगा, जो भी उसकी यूनिट होगी आपको यूनिट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बीपी की यूनिट क्या है, जो जो आप असेसमेंट ले रहे हो कम से कम यूनिट आपको पता होने चाहिए कि वो किस यूनिट में वो आंसर करता है वो टूल आपकी। इंटरवेंशन, गिव डिटेल्स ऑफ द इंटरवेंशन योगा मॉड्यूल। अब आपके पास में इसको डिटेल्स कैसे बताओगे आप इसकी, इसका एक वो बनता है, आप अगर इसका जो बोलते हैं ना इंसर्ट करके जो चार्ट बनाते हैं ना, जैसे करते हैं इसमें कॉलम 1 का इंटरवेंशन ग्रुप डेज, अगर वो उस तरीके से अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी मैंने पहले कोई प्लान नहीं किया इसको। आप लोग तब तक अपने इंटरवेंशन बताओ, पूनम मैडम बताएगी। पूनम मैम, आप इंटरवेंशन से आप क्या समझती हो? हाँ जी पूनम मैम, आप इंटरवेंशन से क्या आता है समझती हैं? और उसमें आप कितना टाइम लोगे, कितना टाइम क्या करवाओगे, आसन कितना टाइम, प्राणायाम कितना टाइम, और पर्टिकुलर कौन सा, वो सब डिटेल्स यानी हमारा योगा इंटरवेंशन होंगे। जी वेरी गुड। देखिए ये मैंने बनाई थी किसी यूनिवर्सिटी के लिए सिनॉप्सिस, ये उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरवेंशन को अगर हम इस ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो देखो कितना क्लियरिटी मिलती है, सामने वाले को दिखती ही क्लियरिटी मिल जाती है। अच्छा भाई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ओके, अच्छा क्या है, शोधन चिकित्सा है आयुर्वेद की। ठीक है, ये आयुर्वेद है यानी कि शोधन चिकित्सा इंटरवेंशन दी जा रही है। अच्छा कितना है, ट्वाइस ए डे। अच्छा कितनी देर करेंगे, 90 दिन तक करेंगे टोटल ड्यूरेशन। ओके, कितने कर्म है भैया, पूर्व है, पूर्व प्रधान और पश्च। पूर्व में क्या है, स्थानिक अभ्यंग है, उसके बाद में फेशियल स्टीम दी जाएगी, उसके बाद में विरेचन नश्य दिया जाएगा, उसके बाद में मसाज विद हैंड्स एंड वाटर फॉर ड्रिंक दिया जाएगा। यानी कि कौन सा ऑयल देंगे, अभ्यंग मस्टर्ड ऑयल से देंगे। अच्छा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 10 मिलीलीटर। अच्छा कितनी देर तक देंगे, 5 मिनट तक देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 फेशियल, उसके बाद में उसको स्टीम देंगे। ठीक है, स्टीम का यहाँ पे स्टीम बात, स्टीम टब लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। कितना पानी होगा, 200 मिलीलीटर वाटर होगा। अच्छा कितनी देर तक स्टीम देंगे, 10 मिनट तक देंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा प्रधान कर्म होगा, क्या होगा, विरेचन होगा नस्य। अच्छा उसमें क्या यूज करेंगे, हम षडबिंदु तेल यूज करेंगे। अच्छा कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे, 8 बूंद डालेंगे, 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर जो भी हो। अच्छा कितनी देर तक उसको रखेंगे, 10 मिनट तक उसको रखेंगे। पश्चात कर्म क्या होगा, उसके बाद में हम उसको मसाज करेंगे नाक की, क्योंकि साइनोसाइटिस के लिए लिखी गई है ये इंटरवेंशन।
अच्छा, पानी कैसा हो गया? लिक्विड वाटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 गिलास होना चाहिए। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट तक। मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अगर आप मेंशन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। अब मैं योगा इंटरवेंशन दिखाता हूँ आपको। वो तो आयुर्वेदा की इंटरवेंशन थी। अब ये ग्रुप नंबर 2, इसमें शोधन चिकित्सा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और योगिक प्रैक्टिस, जितनी भी है योगिक प्रैक्टिस को लिया गया। ये जो इंटरवेंशन जो मैंने बनाई थी, ये साइनोसाइटिस के लिए बनाई गई थी ये मॉड्यूल, कि ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार करना है, डेली करनी है, और टोटल ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स की। ठीक है, मतलब 45 मिनट्स वन टाइम, या जो भी होगा आपका, जैसा भी होगा। ओके, तो सीरियल नंबर, योगिक प्रैक्टिस, क्वांटिटी एंड टाइम, ये वाला मॉड्यूल तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले इसको, ताकि आपको काम आएगा ये, आपको अपनी सिनोप्सिस बनाते हुए कि कैसे आप ये डिजाइन करोगे। जो भी प्रैक्टिस का नेम होगा, प्रेयर कौन सी होगी, कितनी देर, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, आप जलनेती कराओगे, अच्छा क्या क्या यूज करोगे, कितना टाइम लगेगा। सूत्र नीति कराओगे, सूर्य नमस्कार कराओगे, कितना कराओगे, कितना टाइम लगेगा। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, जो भी आपका मॉड्यूल होगा, जो भी होगा, और उसको आपको इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में क्लैरिटी देनी जरूरी है, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव रहता है, आपको भी जल्दी समझ आएगा, और जो पढ़ने वाला है आपका, जो पढ़ेगा, उसको भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये चीज। ठीक है, और इंटरवेंशन याद रखो, जितनी कम होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब क्यों अच्छा होता है, कोई आंसर करें? इंटरवेंशन जितनी कम होंगी उतना ज्यादा रिसर्च में अच्छा माना जाता है। क्यों बताएगा कोई, क्यों? नो आंसर, एनीवन? भैया कई बार बताया है तो मैंने, इंटरवेंशन ज्यादा ले ली तो उसका नुकसान क्या है रिसर्च पर्पज से। आप माइक खोल के डायरेक्ट बताया करो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर जी उसमें मीनाक्षी। ये रहेगा, उसमें क्लियर रहेंगे ना कि कैसे क्या करवाना है, पहले से ही फ्रेमवर्क रहेगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगी वो चीज़ कि आप इसको इस तरीके से करवाएंगे, और कहीं आपको लगेगा कि ऊपर नीचे कुछ करना है, कुछ नया ज्वाइन करना है, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। हम्म, और आप ये मत सोचो कि आपकी इंटरवेंशन सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र है तो वो उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं। जितनी कम इंटरवेंशन होगी उतनी ज्यादा उस रिसर्च को ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? अभी यहाँ पे मैंने देखो, जल नीति भी ले लिया, सूत्र नीति भी ले लिया, सूर्य नमस्कार भी ले लिया, योगिक चिकित्सा में 3 चीज मैंने ले ली, और ऊपर से प्रार्थना भी करवा रहा हूँ। अब मान लो कि सूत्र नीति से उसकी साइनोसाइटिस ठीक हुआ और सूर्य नमस्कार उसको बढ़ा रहा है, यानी कि यह तीनों ने ठीक किया। अब तीनों ने सबसे ज्यादा किसने ठीक किया वो तो नहीं पता चल पाया हमें, इसीलिए कम से कम इंटरवेंशन रखो जिससे क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, जल नीति से ही आराम हुआ है, अच्छा सूर्य नीति से ही आराम हुआ है, सूर्य नमस्कार से ही आराम हुआ है। तो जितनी इंटरवेंशन कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा इंटरवेंशन तभी लो जब आपकी मजबूरी हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तभी इंटरवेंशन को बढ़ाओ, अदरवाइज इंटरवेंशन कम से कम रखो। ओके, ये अलग हो गया ग्राफ। ठीक है, ये देखिए मैंने जो असेसमेंट का जैसे लिखा हुआ था, अगर आपको उसका रेट भी पता हो कि कितने का वो टेस्ट होना है, क्या होना है, आपको वो भी आपको देना जरूरी है। आपको अगर लिखो नहीं तो पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं ना, इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं हम। ड्यूरेशन हो गया,
ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, हाँ ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, वेरी गुड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई मतलब समझा इसका? अपना माइंड लगा सकते हो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने सुना होगा, क्या समझते हो आप लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम से? एनीवन बताइए, व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम? ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट इज? बताओ। अरे सभी लोग चुप हो गए हैं, क्या बात है? एक्टिव नहीं है ग्रुप हमारा। नो आंसर। हाँ जी शिवाय जी, पूजा जी बताइए, व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम? नो आंसर। इसमें सर फेस टू फेस चर्चा होती होगी किसी चीज पे। हाँ बाकी और बताइए, पूजा जी बता रही हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। घूमते घामते हुए क्लास ले रहे होंगे, हाँ। नहीं आ रही है बात पूजा जी आपकी। किसी को भी नहीं पता है ओरिएंटेशन और अच्छे से? राहुल भैया नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। हाँ, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बताइए। हाँ, सामान्यतः जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जैसे कि स्कूलों में होता है तो उसमें ये होता है उन्मुखीकरण सत्र, यानी कि हम किसी कार्य के प्रति, किसी कोर्स के प्रति, किसी प्रोजेक्ट के प्रति पूर्व तैयारियां होगा, एकदम तैयार हो रहे हैं एक प्रकार से, तो वो ओरिएंटेशन होगा कि हम इस कार्य के प्रति तैयार हो रहे हैं। जहां हम्म। मुझे ये समझ में आया। ठीक है, बाकी पूजा जी ने मैसेज कर दिया सर, नेटवर्क इश्यूशन की आवाज नहीं आ रही होगी, अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं जो पहले दी जाती है। जैसे कि मान लो कि आप एक बच्चे को तैयार कर देते हैं हम कि हाँ भैया, एक मोटिवेट कर देते हैं, हाँ आपको ना अब 3 महीने तक ये करना है, इससे ये होगा, आप लोग रेगुलर करोगे, आपको ये करना है, ये नहीं करना। एक तरीके से आप अपनी स्टडी के बारे में उनको बताओगे, अपने पार्टिसिपेंट्स को। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए बताना ज्यादा इजी रहता है, नहीं तो एक एक करके कॉल करते हैं, एक एक करके आप गाइड करोगे तो बड़ा ही डिफिकल्टी है। तो इसलिए सबसे इजी तरीका है कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखो, सारे लोगों को बुला लो, उनको समझा दो कि हाँ ये रिसर्च होनी है, ऐसे ऐसी चीजें होनी है, आपको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो वो क्या होता है, सभी लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ इनका मकसद क्या है यहाँ पे आने का, योगा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों क्यों हम ये सैंपल ले। नहीं तो लोग बोलेंगे मेरा खून क्यों निकाल रहा है, नहीं नहीं देंगे लोग खून आपको, 100 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, नहीं जाएंगे वो डेटा कराने चेकअप का, बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं है। तो आप उन लोगों को मोटिवेट करोगे, बताओगे अच्छे से, क्लैरिटी दोगे, हम ये करने वाले हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। ओके, ये हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में करते हैं। या फिर ट्रेनिंग, एक शॉर्ट स्टडी, जैसे कि ये ज्यादातर उस समय भी यूज करते हैं जैसे कि हमें घर पे योगों को बतानी है। आप लोग कई कई स्टडी में क्या होता है, कुछ स्टडी में तो टीचर खुद करवा रहा है अपनी आंखों के सामने, और कुछ स्टडी में ये बोल देते हैं कि हाँ हमने ना 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, 3 दिन में हमने बता दिया कि गायत्री मंत्र ऐसे चांट करना है 10 मिनट, और उसके बाद में हमने बोल दिया आपको 3 महीने, लेकिन आपको रेगुलर करना है। अब पीछे से बच्चे कर रहे हैं, 1 महीने बाद वो टीचर आया और फिर आकर के उसका डेटा ले, बच्चे झूठ बोले सही बोले, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी जाता है, तो पीछे से वो कितना करे हमें नहीं पता। लेकिन वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उनको क्लैरिटी मिल गई कि चांटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, किस आसन में बैठ के करनी है, यानी कि जो इस तरह की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी जाती है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है।
आगे हमारा है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास में डेटा आ गया लोगों का, लेकिन अब उसको आप साइंटिफिकली कैसे बताओगे, ग्राफ में कैसे चेंज करोगे? ठीक है, आपने लोगों से क्वेश्चनर तो भरवा लिए, एग्री, डिसएग्री, नो एग्री, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, बैड, वेरी बैड, क्वेश्चनर तो आपने भरा लिए, लेकिन अब उसको स्कोरिंग कैसे दोगे? ठीक है, कैसे वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको, क्वालिटेटिव डेटा है, कैसे उसको क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करोगे? एक्चुअल में न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आना उस डेटा को साइंटिफिकली, तो उसको बोलते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। फिलहाल जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल होगी? बता दे एक बार, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? जी सर। जैसे कि मान लो कि ये जो मेरे पास सामने डेटा है, अब कोई आप डेटा देख के बता सकते हो कि क्या है ये? कुछ समझ आ रहा है किसी को क्या हो रहा है इसके अंदर? नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअल में रो डेटा, हाँ कोई बताना चाहता है बता सकता है डायरेक्ट माइक खोल के। ब्रेन वेव्स हैं सर ये। नहीं है जी, ब्रेन वेव्स नहीं है, ये ईसीजी है। ठीक है, अब इसमें मुझे WECG वाला चाहिए, तो मैं बाकी चैनल्स को यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब मैं इसको शॉर्ट कर दिया, अब मैं इसको जूम करता हूँ, ये हमारी हार्ट बीट है। ठीक है, अब अभी भी लेकिन आपको क्लैरिटी तो नहीं हुई ना कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हुआ। अब वो पता हमें कब चलेगा? जब हम पीडीएफ में जाएंगे। अब पीडीएफ में कब जाएंगे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मान लो हम ओम पांडे की इसमें जाते हैं, नहीं इसमें, ठीक है, चलो ओम पांडे में जो नाम है, इसके मैं एक पीडीएफ आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये मैंने जो रो डेटा था, ये मेरे पास रो डेटा है, इस डेटा को देख के आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है। अब उसको मैंने इस सॉफ्टवेयर के जरिए इसमें चेंज कर दिया। ये रहा। अब आपको अगर जानकारी है कि मीन RR का मतलब क्या होता है, मीन HR का मतलब क्या होता है, NN50 का मतलब क्या होता है, तब आप बता दोगे। सबसे इजी देखो ये होता है LF NHF। अब आपके सामने ये फॉर्म में आ गया 73 and 7 से। LF का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा वर्क किया। और ये किसका डेटा है? ये बेस लाइन का ओम पांडे का डेटा है। ठीक है, मतलब कि जब वो आराम से बैठा था, जब बच्चा वो आया था लैब के अंदर, आके जब बैठा तो घबराया हुआ था, तभी तो उसका 73, उसका नर्वस सिस्टम जो है 26, यानी कि वो रिलैक्स नहीं था। HF का मतलब वो रिलैक्स है, LF का मतलब वो रिलैक्स नहीं है। और अगर इसी में मैं पोस्ट सेंटिंग की बात करता हूँ, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए समझने के लिए। अब पोस्ट में उसमें क्या चेंज आए हैं, यानी कि ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, मैंने काम बता दिया आपको। मेन क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि रो डेटा जो है उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि वो डेटा जो आपको ऐसे ऐसे फॉर्म में था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको, लेकिन उसको आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में, PDF फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब उसको देख करके आप अब क्लियरली बता सकते हो कि इसकी हार्ट बीट इतनी है, इसकी पल्स रेट इतनी है, इसका ब्रेन वेव्स ये है, उसकी हार्ट बीट ये है। तो वो है डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके,
क्या समझे आप लोग, बताइए डेटा एक्सट्रैक्शन से क्या समझे आप सभी लोग? सर हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, अगर उसका ओवरव्यू दिखाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए बताइए, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, तो सर ग्राफिकल वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उससे समझना ज्यादा इजी हो जाता है कि एक्चुअलिटी हमारा रिजल्ट जो है एक्चुअल में क्या निकल कर आया हुआ है, और इसको इजीली हम कलरफुल भी डिस्क्राइब कर देते हैं उसमें, और कुछ एरोस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें आइडिया लग जाता है क्या चीज किस सिचुएशन में है, पॉजिटिव वेरी रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट। वेरी नाइस। देखिए जैसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया गया, उन चीजों से और क्लियरिटी मिल जाती है, ठीक है, डेटा को बाद में कि क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है। तो मतलब कि वही होते है कि जो रो डेटा जो देख के हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि रो डेटा क्या है ये, देखो कुछ हमें पता नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है, बस ये पता चल रहा है हाँ लाइन ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन हम 100% नहीं बता सकते हैं। वो हम कब बताएंगे, इसको हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके उसको एक अच्छे से उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के जरिए या एक एक करके कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद में उसको ग्राफिकल फॉर्म में इजिली तरीके से बताएंगे, ये होता है डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हम 10-15 मिनट क्लास और करेंगे, आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं मेन स्ट्रक्चर को, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करता हूँ मैं कराने की। डेटा एनालिसिस, यहाँ पे एक चीज आप बहुत बड़ी चीज है, वो मैंने भी गलती की थी, आप लोग गलती मत करना। एक क्वेश्चन है मेरा। जी बताओ। सर ये सिनॉप्सिस हम तैयार कर रहे हैं, राइट? हाँ और ये सारा हमारे एजम्पशंस के ऊपर है, तो अभी जैसे आपने ग्राफ हम लोगों को शो किया, तो ये चीज भी हमें प्रैक्टिकल करके उसका डेटा कलेक्ट करके फिर उसको ग्राफिकल वे में पाई चार्ट बना करके हमें प्रेजेंट करना होता है सिनॉप्सिस में, या फिर ये होता है हमारा जब हम फाइनल पीएचडी कर रहे होते हैं सिर्फ वहीं पे हमें करना होता सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है पूजा जी? है? सिनॉप्सिस लाइक अ प्रपोजल, कि हम सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं कि हम रिसर्च किस पैटर्न में करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हमने इन्वॉल्व ठीक है, किया हुआ है किस तरीके से। अच्छा, आपने इंटरवेंशन दिया ही नहीं तो आप रिजल्ट कैसे बताओगे, कैसे ग्राफ बनाओगे बताओ जरा, कि आपको क्या पता वो फायदा करेगा कितना परसेंटेज करेगा, डेटा इंटरवेंशन तो हमने दी ही नहीं ना अभी तक। अभी तो पढ़ा है, स्टार्टिंग में इंटरवेंशन हमने बनाया था अभी। वो है हम क्या करने वाले हैं, क्या हम करेंगे, प्लानिंग है हमारी। वो सुनिए ध्यान से, आप कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा रिलैक्स होइए, ठीक है, थोड़ा डीप ब्रेथ करो, है फिर समझ आएगा। सिनोप्सिस क्या है, सिनोप्सिस हमने रिसर्च किया नहीं है, ठीक है, किया नहीं है, हम करने वाले हैं, कैसे हम करेंगे उसकी रूपरेखा है। ये चीजें मैं प्रैक्टिकली जानबूझ के दिखा रहा हूं आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि रो डेटा ऐसा होता है, एक्सट्रैक्ट ऐसे किया जाता है, खाली आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको जाना नहीं है फील्ड में, ठीक है। जी सर, आपको पता क्लियर है, होना क्लियर है। चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ओके। हमें नहीं बताया गया था, हमें नहीं पता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको बताया जा रहा है, बताने के बाद भी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, फिर उसको मूर्ख कहते हैं। बाद में मत बोलना कि हमें बताया नहीं गया था, आपको सारी चीजें एग्जाम्पल दे दे करके बताई जा रही हैं, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ डेटा एनालिसिस, कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से, शायद पूजा जी ने पूछा था ये क्वेश्चन, स्टैटिकल टेस्ट जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं ना। अब उसमें सबसे मेनली हम क्या चीज यूज करते हैं, मीन मेजर करते हैं, ठीक है। मीडियन, मीडियन को कैपिटल एम से लिखते हैं, मीन को एक्स बार से मेंशन किया जाता है, और मोड, मीन मीडियन मोड, और एसडी, एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। डीएफ, डीएफ होता है अलग होता है ये एक और, ठीक है।
कई चीजें होती हैं, ये हम सॉफ्टवेयर के जरिए मेजर करते हैं और अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एनोवा है, ठीक है। और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट है, एस टेस्ट है, यू टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट यूज किए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मेंशन नहीं करना। क्यों नहीं मेंशन करना? क्योंकि आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, प्रैक्टिकली आपने नहीं किया डेटा, तो आप 100% श्योरिटी आप नहीं बता सकते कि आप टी टेस्ट ही यूज करोगे, जेड टेस्ट ही यूज करोगे, एनोवा टेस्ट। हाँ, एक आइडिया आपको, एक रफ आइडिया हो सकता है, जैसे कि एक रफ आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ। देखिए, एक लाइन आपको बताता हूँ, लाइन आप लिख लीजिए कि क्या है कि बेस्ड यानी कि एनालिसिस में आप डायरेक्ट मत लिखिए कि मैं टी टेस्ट यूज कर रही हूँ। आप एनालिसिस पार्ट में क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन द डेटा, कि जैसा डेटा आएगा ऑन द बिहाफ ऑफ इट आई विल चेक कि इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, कि डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्या क्या डेटा आया, क्या क्या स्कोरिंग आया, एक ने 5 रैंक दिया, एक ने 1 रैंक दिया, एक ने 4 रैंक दिया, एक ने माइनस रैंक दे दिया, वो बाद में ओवरऑल देखा जाएगा। उसके बाद में ये चीज डिसाइड की जाएगी कि हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। इसीलिए हम पहले नहीं बता सकते कि हम ये टेस्ट यूज करेंगे। मैंने क्या बोला, बताएंगे मेरी बात को रिपीट करके? सर ये हमारे नॉलेज के लिए है, हमें इसमें मेंशन नहीं करना अपने सिनॉप्सिस में, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरे, हमें जस्ट अपना एक ओवरव्यू सिनॉप्सिस उनको प्रेजेंट करना है। हाँ, क्लियर क्लियर ओवरव्यू देना है, और लेकिन वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा इसके थोड़ा। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ, जैसे थोड़ा बहुत क्या नॉलेज होना चाहिए आपको? जनरली जो हम यूज करते हैं, टी टेस्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन से टेस्ट को? टी टेस्ट को, ठीक है। सबसे ज्यादा हम इंटरवेंशन स्टडी में टी टेस्ट यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो आप ना कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देना है, तो आप बोल देना सर कि टी टेस्ट अभी तक मैंने प्लान किया है, आगे का जो होगा हम उसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं, अपने गाइड से पूछ के आगे चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जब हमारे 2 ग्रुप होंगे तब हम टी टेस्ट लगाते हैं मैक्सिमम। अगर आपके 3 ग्रुप हैं तो वहां पे आप टी टेस्ट नहीं बोलना, गलती, वहां पे आप बोलोगे एनोवा टेस्ट यूज करेंगे। कौन से टेस्ट यूज करेंगे? 2 ग्रुप एनोवा से ज्यादा, टेस्ट। एनोवा। वहां पे हम बोलेंगे हम एनोवा यूज करेंगे। अगर हमारे 2 ग्रुप है तो आप बोल दो आंख बंद करके, सर हम टी टेस्ट यूज करेंगे। उसके जरिए हम, उसमें भी आगे बहुत सारे पार्ट हैं, पेड सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। बोल देंगे सर हम अभी नहीं बता सकते हैं कुछ भी, जैसा हमारा रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें पेड सैंपल टी टेस्ट लगाना है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है। उसके बिहाफ पे हम ये चीज डिसाइड करेंगे। हम पहले नहीं बता सकते हैं ऐसा कुछ भी। अब बोलेंगे आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, SPSS 25 है, वर्जन 20, जेनोवी है, जेप्स है, आर स्टूडियो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। तो उसके लिए भी आप पहले से, आपको धारणा, हम 100% नहीं कह सकते हम ये सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे। मे बी 2 साल बाद दूसरा नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा उसी टॉपिक को जल्दी से एनालिसिस करने के लिए। कुछ भी समझ में ना आए तो आंख बंद करके बोल दो हम आर स्टूडियो यूज करेंगे। आर स्टूडियो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ऑलमोस्ट हर चीज इससे की जा सकती है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। क्लियरिटी हो गई होगा सब लोगों को?
सर अभी आपने बताया कि 2 ग्रुप्स हैं तो हम टी टेस्ट मोस्टली यूज करते हैं, हम्म अगर 3 ग्रुप हैं तो एनोवा करते हैं, हम्म अगर 4 ग्रुप हुआ तो भी एनोवा करेंगे। इट मीन्स हम ये कह एनोवा, सकते 2 हैं, से ज्यादा जितने भी हैं वो सब ठीक में है, एनोवा लेते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो हम एनोवा यूज करते हैं, 2 ग्रुप्स हैं तो टी टेस्ट मोस्टली यूज किया जाता हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, है। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे भी गलत से लिख दिया गया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे स्पेशली लिख देंगे बेस्ड ऑन द डाटा we will check the data is normal distributed or not, then we will decide कि we should use parametric test or non parametric test, and after that we will decide कि we should that particular test on our research. ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेना 1-2 बार, समझ आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब रिफरेंसिंग, यहाँ पे ये पुराना पीडीएफ है तो यहाँ पे 7th कर लेना आप, यहाँ पे 6th नहीं आएगा, 7th एडिशन, क्योंकि मैंने अभी बोला ना अपडेट होती रहती है चीजें, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को भी नहीं बता सकते, हम यही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। अब देखो जब ये पीडीएफ बनी थी तो वहां पे 6th था, लेकिन अब 7th एडिशन आ चुका है, तो यहाँ पे 7th एडिशन एपी स्टाइल का। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मूड तो था मेरा आज ही बताने का, लेकिन शायद आप लोग बोर हो जाओगे, आज बताऊंगा तो ज्यादा टाइम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये साइंटिफिकली राइटिंग का बताऊंगा, आपको साइंटिफिकली राइटिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग रेडी हो तो मैं शॉर्ट में अभी भी बता सकता हूँ। शॉर्ट में बता दीजिए। ओके ठीक है, चलो आप बने रहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग सिनॉप्सिस लिख रहे होंगे तो कंफ्यूजन रहती है आपको, ठीक है। देखिए, तो ये रिसर्च पेपर हमने ले लिया, तो सबसे पहले कि आपको उसको कैसे आप निकालोगे उसका रेफरेंसिंग स्टाइल, 2-3 तरीके हैं। एक सबसे इजी तरीका होता है मेंडले के जरिए, लेकिन वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा मेंडले वाला तरीका, तो मैं आपको इजी वाला तरीका बता देता हूँ, मैनुअल जो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं मेंडले से करके दिखाता हूँ आपको ये वाला, कि जो ये पेपर है रिसर्च पेपर, सबसे पहले इस पेपर को कॉपी करो, ठीक है, गूगल में जाके खोलो इसको, ओके, गूगल स्कॉलर में जाकर के, ओके, इस पेपर को डालो, इस पेपर का टाइटल डाल दिया, सर्च करो इसको, पेपर कहाँ पर है। अब इसमें देखो आपको साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, साइट का 2 कोमा दिख रहे होंगे सीधे जी के सर। साइड में, यहाँ पे क्लिक करो, कर दिया। अब आपको सामने क्या आया, MLA, APA, चिकागो, हार्वर्ड, ये बहुत सारे फॉर्मेट आ गए। रिसर्च में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल। क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग स्टाइल। APA क्या होता है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, मतलब कि वहां का है, उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि कैसे हम लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, और जहां पर भी आपकी कोई भी वर्ड फाइल जहां पे आपने बनाई होगी, ठीक है, मैं इसको ही ले लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप पेपर में जाओ, आप पेपर में क्या है देखिए, समनाथन CL कोहिन, ठीक है, और हम यहाँ पे हम जाके देखते हैं, हमारा क्या हो गया, कोहिन आया है पहला वर्ड, ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला सरनेम होता है, जैसे मेरा नेम है राहुल आर्य, तो यहाँ पे हम राहुल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आर्य, ठीक है, तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे COHEN स्पेस @ स्पेस AL डॉट, पहले डॉट आएगा फिर कोमा आएगा,
और उसके बाद में पब्लिशिंग ईयर 2017 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। अब इसको यूज कहाँ करना है मैं आपको दिखाता हूं। अब इस लाइन को आपको यूज कहाँ करना है। मान लो ये रिसर्च पेपर पढ़ा और इस रिसर्च पेपर में आपने यहाँ का देखा कि HRV मान लेते हैं, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इस लाइन को अपनी सिनॉप्सिस के अंदर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन डाल दी अपनी सिनॉप्सिस में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका रेफरेंस साथ साथ में डालूंगा, यानी कि जो मैंने बनाया है ना इसको मैं साथ साथ में लिखूंगा यहाँ पे। अरे सॉरी, यहाँ पे। और अब आगे आगे का नेक्स्ट में जो भी आगे की बात भी चर्चा करनी होगी वो हम आगे की लाइन लिख देंगे और आगे का फिर अगला जो रिसर्च पेपर होगा उसको फिर साइटेशन दे देंगे, फिर उसका नाम लिख देंगे, फिर आगे की जो बातें होंगी कुछ लिख देंगे, जो भी डेफिनेशन जो आपके टॉपिक की होंगी, और फिर उसका इस तरीके से हम क्या होगा, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। ये है एपीए स्टाइल। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस पेपर ने देखो 1 लिखा, दिख रहा होगा आप लोगों को 1 1 2 दिख रहा है ना, यस नो बताइए। सर लेकिन हम एपीए स्टाइल में 1 2 3 नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते एपीए स्टाइल में? 1 2 3 नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते, वहां पे हमें लिखना है ऐसे, ये रहा, ये है हमारा 1 जो वहां पर था, ये हमारा 1, ठीक है। क्या है ये? 1 हाँ, यानी कि यहाँ पे एपी स्टाइल में गिनती नहीं लिखी जाती, इस तरीके से लिखा जाता है, फिर आगे का इस तरीके से ब्रैकेट डाल दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखा, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 से काम चला दिया, लेकिन वहां पे ऐसा एपी स्टाइल में ब्रैकेट करके राइटर का नेम और ईयर लिखा जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसा कि दिखाता हूँ, रुको। सोनिया जी की दिखाता हूँ, रुको। हाँ ये देखिए, ये ऐसे ऐसा की है, तो ये प्रियंका जी की रिसर्च है ये, ठीक है। तो मैं उनकी आपको दिखा रहा हूँ, सिनोप्सिस है ये, ठीक है। अब उन्होंने कैसे इसको लिखा ये देखिए। रुको, थोड़ा और अच्छे वाले दिखाता हूँ, रुको। अच्छा, इसने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बेकार लिखा हुआ, गलती कर दी इसने, पकड़ी जाएगी बेचारी, एमएससी की लड़की है। देखो, इसने यहाँ पे डाल दिया निगल 1986, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वो एटोल है ही नहीं कहीं पर। हाँ, ये बात अलग है कि एक ही राइटर है तो बात अलग है, नहीं तो जो हमने सीखा है अभी, क्या सीखा हमने, ये रहा, ये जो है, इस तरीके से रेफरेंसिंग स्टाइल को डाला जाता है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग कि रेफरेंसिंग स्टाइल को कैसे डाला जाता है? नो सर। पक्का समझ आ गया? ठीक है, खुद करके देखेंगे तब बता हाँ, पाएंगे कंफर्म। एक दफा प्रैक्टिकल करना। देखो, सबसे इजी तरीका क्या है कि रिसर्च पेपर उठाओ, मैन्युअली करना है आपको, ठीक है। इसका लास्ट वाला नेम उठा लो पहले राइटर का, ओके। ज्यादा राइटर हो तो एटोल लग जाएगा, सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं। देखो, कोहन हमने उठा लिया, ओके। आप देखिए, कोहन उठा के उसके बाद में आगे बहुत सारे राइटर है, तो हम सबका नाम नहीं लिखेंगे, कोहन स्पेस एटोल, एल के बाद में डॉट और कोमा, उसके बाद में पब्लिशिंग ईयर लिख दो, बस ये हो गया रेफरेंस। साइटेशन इसको बोलते हैं, साइटेशन। और ये जो नीचे लिखा गया है इसको बोलते हैं रिफरेंसिंग। रिफरेंसिंग मतलब कि इस पेपर के
जो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ ये रहा इसमें गिनती करके लिखा हुआ है ना, और हमारी में गिनती नहीं है। एपीए स्टाइल में गिनती नहीं होती, वो ऐसे लिखता है। ओके, ये हो गया हमारा इसका स्टाइल एपीए का। तो जो एसवीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर एपीए फॉर्मेट ही यूज किया जाता है। मैं एसवीआईसी का 100% कह रहा हूँ, यहाँ पे तो एपीए को ही प्रायोरिटी मिलती है हमेशा। ठीक है, पीएचडी थीसिस भी यहाँ पे देखो ये रहा। इस लड़के ने कुछ गड़बड़, ये तो वो है रुको देखो देखो मिल गया मिल गया मिल गया, ये हमारा प्रोजेक्ट वाला पेपर है। ठीक है, देखो पूजा जी आपको दिखा यहाँ पे, ये रहा रेफरेंस। जी अब आपको क्लैरिटी मिल, देखो यानी कि ये जो लाइन लिखी गई यहाँ पे, फॉर प्रीवियस 11 स्टडी ऑन ऑब्जर्वेशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये किसी पेपर की लाइन है। और वो कौन सा पेपर है, ये पुहान वो राइटर है, और 2005 में उन्होंने लिखा था ये। तो इसलिए फिर ये अगली लाइन लिखी इन्होंने, इट वाज कैलकुलेटिंग यूजिंग जी पावर सॉफ्टवेयर वर्जन दैट। और कौन से पेपर से उठाई ये बात उन्होंने, जो फोल का है एटोल, बहुत सारे राइटर रहे हैं, 2007 में वो पेपर पब्लिश हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ रिसर्च में जो भी बातें बोली जाती हैं, हर रिसर्च में इस तरीके से बिना रेफरेंसिंग स्टाइल के आप लिख ही नहीं सकते। जितना आप रेफरेंसिंग स्टाइल दे दे करके चीजों को लिखोगे, उतना आपके पेपर की, आपकी राइटिंग की वैल्यू उतना ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। किसी को, मुझे पता है एक दिन में समझ नहीं आती चीजें, ये बहुत टाइम लगता है इन चीजों को समझ में आने का, लेकिन एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि ऐसे ऐसे होता है। ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फिर पर्सनल पूछ लेना, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा। ठीक है।